बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। आज करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स और इसमें है जी मोशन एंड फोर्स। ये मोशन और फोर्स जो है आपको पता है हमने 9th क्लास में किया हुआ है, ठीक है। और इसके बड़े मज़े के क्वेश्चन होते थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन होती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाकी फोर्स की भी इक्वेशनें थी। तो ये काफ़ी मज़े के क्वेश्चंस थे। तो चलो इसको शुरू करते हैं, आसान काम है, इतने मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम 3.1 क्या कहता है? अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली। असेंड होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, वर्टिकली जाहिर है कि हम बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर्स यही करते हैं ना, उन्होंने टेक ऑफ के लिए दौड़ नहीं लगानी होती। वो जहाँ रुके होते हैं वहीं से बैठे बैठे उन्होंने ऊपर की तरफ आ जाना है, या ऊपर से वहीं से नीचे की तरफ आना है और उन्होंने उतर जाना होता है। तो एक हेलीकॉप्टर जो है जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है ये लिखा हुआ है 19.6 मीटर पर सेकंड से। व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ दिस वन, 156 मीटर की हाइट पर जब वो पहुंच जाता है तो वहां से हम क्या करते हैं, एक पत्थर को फेंकते हैं जमीन की तरफ, छोड़ देते हैं उसको। मतलब फोर्स से नहीं फेंकना, बस छोड़ देना है, ठीक है। ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक, तो स्टोन को कितना टाइम लगेगा जमीन पे आने में। वैसे तो हम होता है ना कि बस छोड़ दिया और चीज़ भी रुकी हुई है, तो फिर तो एक नॉर्मल सा सवाल था। लेकिन यहाँ पे हल्का सा उसने हिंट, ये एक्स्ट्रा चीज़ डाली है कि चीज़ पहले मूव कर रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। सो देखें, इसका हम डाटा लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ज़ाहिर है इस वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो 19.6 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस, जितना फासला उसका ज़मीन से है, वो 156.8 है। अब देखें यहाँ माइनस लिखने की तुक क्या बनती है, वो कुछ इस तरह से लॉजिक बनती है कि हम उसको जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, और जो उसका जो टाइम हमने कैलकुलेट करना है पत्थर का, कि पत्थर तो ज़मीन की तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना ज़रूरी है ताकि हमारा जो आंसर है वो बेहतर आए। तो टाइम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। बेसिक तो वैल्यूज़ यही हैं सारी। अब जाहिर है चूंकि ये ज़मीन के अगेंस्ट और उसकी तरफ आना है, तो इसलिए यहाँ पे जी जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो जी हमारा जो 9.8 है वो भी हमें इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। सो देखें, चूंकि इसमें एस है तो यहाँ हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है या थर्ड लगानी है। थर्ड के अंदर वी एफ भी होता है, तो फाइनल वेलोसिटी का तो नहीं पता कि किससे उसने जाकर टकराना है, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये बेस्ट है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर, 9th क्लास में हमने पढ़ी हुई है। ये वैल्यूज आपने लगानी है, एस की जगह उसकी वैल्यू वी आई 19.6 है, टी ज़ाहिर है कैलकुलेट करना है। इसी तरह 1/2 जी की वैल्यू भी माइनस में, -9.8, क्योंकि ये भी अगेंस्ट द अर्थ जा रहे हैं हम, ठीक है, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ भी नेगेटिव, और साथ टी स्केयर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करवाएं, ये ऐसे ही यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करा लें और इसको ज़रा सीधा कर लें, क्योंकि आप देखें टी स्केयर भी है और टी भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है। तो इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है स्केयर वाली, तो उस साइड पे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव है, इसके पीछे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये पहले से ही इधर है। अब चूंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है कि ये जो एक्स स्केयर होता है या टी स्केयर होता है, उसके साथ हम कोई चीज़ ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो हम 4.9 से सबको डिवाइड करा देते हैं, तो कैलकुलेटर होगा पास, वो तो इशू कोई नहीं है। तो अब वो जब करेंगे डिवाइड तो ये पूरी पूरी वैल्यूज आ जाएंगी, पॉइंट से भी जान छूट जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जाहिर है 2-3 तरीकों से हमने हल करके देखा हुआ है। फार्मूला भी लगाया जा सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर फैक्टर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ फैक्टर बना दिए हैं, 32 है ना, तो 8 4 आर 32, और -8 में से +4 करें तो -4 भी वापस आ जाता है, तो ठीक है। अब इन दोनों में से t कॉमन लें, इनमें से 4 कॉमन लें, t -8 कॉमन इकट्ठा हो गया और t +4 रह गया, दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर, जैसे मैथ में हम करते हैं, -8 उधर गया प्लस और ये गया तो माइनस। अब जाहिर है कि ये लॉजिक नहीं बनती कि टाइम माइनस में है, तो माइनस तो नहीं बनता ना कि माइनस में क्या चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 0 हो सकता है। तो इसलिए ये जो टाइम 8 सेकंड आया, ये हमारा आंसर जो है वो सही होगा, कि उस बाल को ज़मीन तक आने में 8 सेकंड का टाइम लगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्रॉब्लम 3.2। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। डाटा ये दिया हुआ है, एक तरफ वेलोसिटी है और एक तरफ टाइम है। टाइम 0 से शुरू हो रहा है, 30 60 यानी 30 सेकंड का गैप है,
और उसके बाद जो वेलोसिटी है वो पहले 0 थी, फिर 10 हुई, फिर 20 पे काफ़ी देर तक रह रही है और उसके बाद जो है वो 0 हो जाती है। तो हमें इसको ग्राफ करना है और ग्राफ करके इसके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखिए वही ग्राफ ऐसे बनाएंगे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आगे मैंने बनाया वैसे। तो ये 0 0 है ना, 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी। हाँ अच्छा, एक और बात, टाइम को हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, ठीक है ऑलवेज, और वेलोसिटी आ जाए या डिस्टेंस आ जाए तो वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये भी अगेन 9th क्लास में थी इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर। तो बहरहाल 0 0 से स्टार्ट लेना है तो 0 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। इसी तरह अब यहाँ पे हम टाइम अपना इस तरह से बना लेंगे, इधर को वेलोसिटीज बना लेंगे, तो वो मैंने आपको आगे पेज पे बना दी हैं। तो ये आप इसका ग्राफ देख लें, बड़ा सिंपल सा है। ये हमारा एक्स एक्सिस, क्योंकि 30 सेकंड का गैप था तो देखें कोशिश की है कोई एक जैसा गैप हो, 30 60 90 ऐसे करके बना लें। इधर 5 10 15 20 जो है वो कर लें वेलोसिटी का। ठीक है, अब आप ग्राफ कर लें, 0 के ऊपर 0 है, पहला पॉइंट ये आना है। जब 30 सेकंड हुए थे तो उस टाइम वेलोसिटी उसकी 10 थी, तो ये आपको पॉइंट मिल गया। 60 सेकंड पे वो 20 पे चली जाती है। अब आगे 90 पे भी 20 है, 120 पे भी वही है, 150 पे भी वही, 20 की स्पीड से ही वो जा रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। और उसके बाद 180 जब सेकंड होते हैं तो फिर एकदम से वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हम जाहिर है कि जब 0 आनी है तो यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे ना, तो फिर एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे। तो अगर आप इनको मिला लें तो जाहिर है एक ग्राफ आपको मिल जाता है। ये हमने 9 में ये चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि ये तो सीधा सीधा है ना यहाँ तक, और फिर यहाँ से एकदम से जो है वो नीचे गिरता है और जो है वो बंद हो जाता है। तो ये ग्राफ एक पूरा मुकम्मल हो जाता है। तो एक तो हमें इसको ग्राफ करना था। अब इसमें से कुछ आंसर्स देने हैं। पहला उसने पूछा हुआ है कि इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, शुरू वाला एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी में जो चेंज आई है उसको टाइम के चेंज से डिवाइड करा दें। तो वेलोसिटी अब जाहिर है कि चेंज कहाँ तक आ रही है, 0 से लेके यहाँ तक। उसके बाद तो फिक्स है ना वेलोसिटी, 20 से आगे गई नहीं है, तो 20 पे कांस्टेंट हो गई है। तो 20 कब तक हुई है, 0 से लेके 20 कब हुई है, जब 60 सेकंड हुए। तो टाइम में कितनी चेंज आई, 60 सेकंड की, और वेलोसिटी में कितनी चेंज आई, 20 की। तो वो वैल्यूज आपने लिख लेनी है। वेलोसिटी की जगह 20, टाइम की जगह 60, दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटर में, 0.33 आ जाएगा। ये हो गया इनिशियल एक्सेलरेशन। अब उसने पूछा है फाइनल एक्सेलरेशन। फाइनल जाहिर है अभी देखें यहाँ से ये कि यहाँ तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में चेंज आए तो एक्सेलरेशन आता है। तो जब यहाँ चेंज आएगी ना, यहाँ पे हम ब्रेक लगानी शुरू कर दी है, ठीक है, और 180 जब सेकंड हुआ है तो गाड़ी रुक गई है, वेलोसिटी 0। तो इतने एरिया में चेंज आई है। अब ये कितने में आई है, पहले 150 था ना टाइम, तो कितना 30 सेकंड लगे हैं उसको चेंज आने में, और कितनी चेंज आई है, 20 से 0 हो गई है। तो ये हम फिर उसको लिखेंगे। देखें उसी तरह से एक्सेलरेशन फाइनल वाला डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, उसी तरह फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी फाइनल 0 थी ना, और पहले 20 थी, तो दोनों को माइनस करें तो ये नेगेटिव में, क्योंकि ऑलवेज जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में आता है, रिटार्डेशन वट जो भी है, तो माइनस आएगा उसके साथ। तो 30 से 20 को आप डिवाइड करें तो -0.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बनेगा, नेगेटिव वाला। और साथ ही तीसरा उसने पूछा हुआ है कि इसमें डिस्टेंस क्या बनता है, फासला क्या बनता है। तो ये भी अगर आपने 9 में देखा हो तो ये डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में ये जो एरिया है, ग्राफ अंडर द कर्व, ये जो हमारी लाइनें हैं ना, इन लाइनों के अंदर ये जो जगह है, ये जगह एरिया जो है ये उसका डिस्टेंस बताता है कि कितना हुआ है। तो अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो अगर आपने वो जो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, तो थर्ड जो इक्वेशन बनाई थी हमने, तो उसमें स्टार्टिंग ही यही किया था कि ये एक ट्रेपीजियम बनती है। ट्रेपीजियम में दो साइडें पैरेलल होती हैं, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, एक जैसा एंगल, और दो नॉन पैरेलल होती हैं। तो इसका फार्मूला था कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का मजमुआ प्लस करवा लें, और साथ इंटू हाइट के, इनकी हाइट कितनी है, जैसे ये 20 है, तो वो हमने यहाँ लिखना है। देखें टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये देखें, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 60, ये कितना है 150, तो 150 में से 60 निकालें 90, तो ये वाली चीज़ 90 है। और इधर से ये कर्व इधर से शुरू हो रही है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 बनते हैं। तो ये 90 और 180 इनको ज़ाहिर है हमने सम करना है।
और हाइट के साथ मल्टीप्लाई, तो हाइट मैंने अभी आपको बताया कि ये 20 हाइट बनती है, हाइट ये वाली है, तो फिर 20 आ जाएगा। अब इसको हल कर लें, इन दोनों को प्लस करें और 2 पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जिसको मर्जी कर लें, और इनको मल्टीप्लाई करें, 2700 मीटर बनता है। और अगर आपने इसको किलोमीटर में बताना है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा रहे हैं तो वो 2.7 किलोमीटर में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम 3.3। यहाँ पे क्या कहता है जी, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आप पढ़ते हैं, तो एक प्रोटॉन है और उसको हम क्या करवा रहे हैं जी, मूविंग विद स्पीड ऑफ दिस वन, इस स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है जी जा रहा है, पासिस थ्रू अ दिस थिक शीट, इतनी मोटी एक शीट है उसमें से गुजर के उसने जाना है, 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साथ साथ लिखते जाएंगे। देखें ना, ये उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये है, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है, ठीक है, ऐसे साथ साथ लिखते जाते हैं साथ साथ। एंड एमर्जेस विद द स्पीड ऑफ दिस वन, और जब उससे बाहर निकलता है तो उसकी स्पीड ये हो जाती है। अब जाहिर है किसी चीज में से होके गुजर रहा है ना, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड में कमी आनी है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनों, उनके प्रोटॉनों, एटमों से उसने टकराना है, तो स्पीड में फर्क तो पड़ना है, कुछ कम हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी ये है, ये भी हम लिख लेंगे। अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिक्सेलरेशन, यानी कि जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। फाइंड रिटार्डेशन, यानी वही कि जो कम एक्सेलरेशन जो है, जो कम हुआ है वो फाइंड करें, यानी ए फाइंड करें। एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर, और पेपर में से गुजरते हुए से कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करें। तो पहले तो हमने इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, एस हमारा था 0.02 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म मीटर होती है, तो उसको आप 100 पे डिवाइड कर दें। तो 100 जो है आपको पता है 10 की पावर 2 होता है, तो 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और ऊपर से ये है कि ये 0.02 है, तो इसका पॉइंट भी इधर लाए, तो 2 डिजिट और उसने पीछे जाना है, तो 2 और आएंगे 10 की पावर -2, तो ये 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर -4 ये हमारा वो डिस्टेंस है उस शीट का, जिस शीट में से उसने गुजरना है। फाइनल वेलोसिटी हमने कहा था जाहिर है ये हो गई है, वो लिख ले, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब आप देखें आपके पास वी आई है, एस है और वी एफ है, तो डेफिनेटली थर्ड इक्वेशन लगनी चाहिए, उसमें वी आई, वी एफ, ए, एस सारा कुछ मौजूद है। तो आपने 2a को बाहर रखना है, एस की वैल्यू लगानी है, वी एफ की वैल्यू लगानी है ऊपर स्केयर, वी आई की वैल्यू ऊपर स्केयर। अब इनके ज़ाहिर स्केयर्स ले लेने हैं, 2 का स्केयर 4 हो गया। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 6 2s are 12, 7 2s are 14, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। अब इनको कैलकुलेटर में माइनस भी करा लें, वैसे तो आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं। 10 की पावर 12 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास 14 है, इसके पास 12 है, तो 12 12 तो दोनों के पास है ना, तो 12 कॉमन ले लें, इधर 4 रह गया सिर्फ, इधर वो 14 थी तो 2 पावर रह गई, 2 पावर 100 होती है। अब अगेन वही बात है, स्टेप्स बनाए हुए, वरना कैलकुलेटर तो ये हर चीज़ खुद ही कर देता है, तो आप कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसे समझ ना आए तो 4 माइनस 100 करें वो 96 आएगा। और नेक्स्ट जाहिर है कि ए फाइंड करना है ना, तो ये जो इधर मल्टीप्लाई टर्म हो रही है उसने उधर जाके डिवाइड होना है। सो देखें, इसको हमने उसके डिवाइड में लिख लेना है। अब ऊपर 96 था, 4 से इसको डिवाइड कर लें और इसकी पावर ऊपर ले जाए, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, 12 और 4 मिलके 16, और 16 और 1 यहाँ से भी, क्योंकि ये 24 है ना, तो इधर से पॉइंट यहाँ लाएं तो 1 डिजिट इसका भी बनता है, तो 2.4 इंटू 17 पावर बन जाएगी, 16 ये और 1 पावर इसकी वजह से। तो ऐसे करके ये आपका आंसर आ जाना है। और ये नेगेटिव इसीलिए कि ये रिटार्डेशन है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है, जब बढ़ रही होती है फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, यहाँ कम हो रही थी तो नेगेटिव है। अब टाइम चाहिए कि टाइम कितना था, तो टाइम के लिए कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, डाटा तो सारा है हमारे पास। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसमें टी है तो टी कैलकुलेट करना है, तो पहले वी आई इधर जाएगा, वी एफ माइनस वी आई और ए से डिवाइड, तो ये हमारे पास बन जाती है। अब इसमें वैल्यूज लगा लें, वी एफ की वैल्यू माइनस वी आई की वैल्यू, नीचे ए अभी हमने कैलकुलेट किया है वो लिख लें। अब फिर वही बात है कि इनमें से अगर आप कॉमन लेना चाहें 6 पावर कॉमन ले सकते हैं, इधर 2 रह गया, इधर 7 पावर थी तो 1 रह गया, सो 10 में से 2 8 हो जाता है, नीचे से ये 2.4 है, ठीक है। और ये पावर्स को पावर्स के साथ सॉल्व करते हैं, 17 उठ के ऊपर जाएगी, -17 हो जाएगी, तो 6 में से 17 निकालें तो -11, ये डिवाइड कर ले 3.3, तो ये टाइम, और टाइम डेफिनेटली बहुत छोटा है, 10 की पावर -11, वो इसीलिए ना कि ये पेपर की तरह की इस तरह की एक शीट है जिसके अंदर से हमने प्रोटॉन को गुजारा है, तो उसको बेचारे को कितना का टाइम लगा होगा, तो ये 1 सेकंड का कहाँ 11 पावर माइनस में जाके, तो ये 0.00000 इस तरह से करके वो आंसर आता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 3.4 प्रॉब्लम, छोटा सवाल लग रहा है। टू मैसेज M1 एंड N2, ठीक है जी, दो बॉडीज हैं, उनके मैसेज हैं, आर इनिशियली एट रेस्ट, रुके हुए हैं, ठीक है, रुके हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, विद अ स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम। लेकिन ये काम हमने किया है कि हमने उनको जो जोड़ा है ना, स्प्रिंग के दोनों साइडों से जोड़ा है। मतलब ऐसे स्प्रिंग है हमारे पास, ये स्प्रिंग है, तो एक हमने इधर रख दिया, एक हमने इधर लगा दिया उसके साथ, और स्प्रिंग ऐसे दबा के जो है ना उसको प्रेस किया हुआ है, क्योंकि जब प्रेस किया हुआ है तो छोड़ना है, तो उसने बाहर की तरफ निकलना है, तो इस बॉडी ने भी इधर को मूव करना है, इस बॉडी ने इधर को मूव करना है दूसरी साइड पे। तो ये वो सिनेरियो हमें बना के दे रहा है, ठीक है, कि पहले रेस्ट पे हैं, एक कंप्रेस्ड जो है वो स्प्रिंग है, उनके इर्द गिर्द हमने उसको लगा लिया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। अब जाहिर है उन्होंने मूव करना है ना, तो उनकी जो वेलोसिटी जो भी आएंगी V1 V2 जो कह लें उसको, तो उनकी जो रेशियो है वो क्या बनती है। तो रेशियो मतलब बटा उनका ओवर, तो हम बना लेते हैं, बड़ा इजी काम होगा। दोनों मैसेज का नाम रख लें, एक का M1 है, एक का M2 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो V1I, क्योंकि 1 वाले की 1, 2 वाले की 2, लेकिन साथ I लिखना है कि वो इनिशियल है, और डेफिनेटली ये जीरो है, क्योंकि पहले तो वो रुके हुए हैं ना। और जब हमने रिलीज करना है, असल में ये मोमेंटम वाला सवाल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि पहले मोमेंटम क्या था, बाद में मोमेंटम क्या है, वो बराबर रहता है, वो लॉ हमने लगाना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1। लेकिन जाहिर है कि ये इनिशियल वेलोसिटीज हैं, ये फाइनल वेलोसिटीज हैं। अब यहाँ FF भी लिख सकते हैं साथ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर है अगली अगली वेलोसिटीज है ना, तो बहरहाल वो फर्क तो हमने डाल ही लिया ना कि इनके साथ आई लगा दिया। अब ये पार्ट जीरो है, ठीक है, ये हमने देखे साथ लिख देना है कि ये पार्ट जीरो है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी जीरो है। तो फिर खाली ये पार्ट रह गया, तो ये पार्ट इज इक्वल टू जीरो। तो देखें लिखा है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमने वेलोसिटीज की रेशियो बनानी है, तो एक पार्ट को उठा के दूसरी तरफ ले जाए, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो गया, और मैसेज को एक तरफ कर दें, वेलोसिटीज को एक तरफ कर दें। M2 उठाएं, इसके नीचे ले जाएं, या चले मैंने ऐसे किया है ना, वेलोसिटीज को लेके V1 इधर ही है ना, V2 को उठा के लाएं, इसके नीचे ले आए, तो V1 ओवर V2 हो जाएगी, इधर M2 ऊपर है और M1 उसके नीचे आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब कि V1 ओवर V2 की जो रेशियो है वो क्या बन रही है, -M2 ओवर M1। सेकंड मैस ऊपर आएगा, फर्स्ट मैस नीचे आएगा, और माइनस साइन अगेन यही बता रहा है कि दोनों की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए जी 3.5 करते हैं, एन अमाइबा। अब अमाइबा ज़ाहिर है ये वो बायोलॉजी के हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो उसका मैस अगेन ज़ाहिर है एक सेल है तो कितना का मैस होगा, तो 1 × 10⁻⁻12 नेगेटिव में kg, ठीक है। तो प्रोपेल्स इटसेल्फ, अपने आप को आगे लेके जाता है, थ्रू वाटर, पानी में से, बाय ब्लोइंग अ जेट ऑफ वाटर थ्रू अ टाइनी ऑरिफिस। यानी उसके अंदर एक सुराख होता है जहां से वो अपना वो जो पानी है वो पीछे की तरफ प्रेस करता है। ये ज़ाहिर है कोई भी चीज़ चलती है, जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो पानी को टांगों से पीछे को दिखा मारते हैं ना, तो फिर हम आगे को जाते हैं। तो ये भी वही है कि वो अपने अंदर से ऐसे पानी जोर से प्रेशर से पीछे को फेंकेगा, तो अपने आप को फिर आगे की तरफ लेके जाएगा। तो ये उसकी मूवमेंट का वो तरीका बता रहा है। द अमाइबा इजेक्ट वाटर, पानी उसमें से निकलता है, विद द स्पीड ऑफ दिस वन, पानी के निकलने की स्पीड ये है, ठीक है जो भी है, एंड एट अ रेट ऑफ दिस वन, और इस रेट से निकलता है, क्योंकि ये रेट जो क्या बता रहा है, इतने kg पर सेकंड, एक सेकंड में कितने किलो पानी जो है वो निकाला जा रहा है, ये उसका रेट है। रेट ऑलवेज पर सेकंड होता है, पर टाइम होता है, पर मिनट घंटा वट एवर जो भी, लेकिन वो रेट यही बताता है कि कितने टाइम में कितना आपने कोई काम किया है। तो ये बता रहा है कि एक सेकंड में इतने kg जो पानी है वो पीछे को धकेलता है। अगेन जाहिर है कि माइनस में है, बहुत थोड़ा सा होगा। अज्यूम दैट द वाटर इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश्ड, पानी जो है वो कहता है बार बार उसको हम लगाते जा रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं, सो दैट द मैस ऑफ द मेंबर रिमेन्स द सेम, मैस उसका खराब ना हो। ये भी सारे कुछ साइंस का, अब ये बायो का होगा कि मे भी पानी गंदा होने से उसका मैस बढ़ जाता है। तो वो कह रहा है पानी को हम बार बार जो है ना कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश करते जा रहे हैं, ठीक है, कम उसका जो सफाई वगैरह करते जा रहे हैं, उसका जो वो है कॉन्टिन्यूसली निकलता भी जा रहा है। अब रिप्लेनिश का ज़रा मीनिंग देखिएगा, मुझे तो यही लग रहा है कि पानी को साफ किया जा रहा है, या मे बी पानी बार बार उसके अंदर से निकल रहा है कॉन्टिन्यूसली, ताकि बेसिक थीम क्या है, बेसिक थीम ये है कि अमेबा का जो वेट है ना वो रिमेन कांस्टेंट हो,
ये ना हो कि किसी वजह से उसका जो जो मैस है वो बढ़ गया है उसके अंदर पानी जमा होने से या उसके ऊपर कोई और माल सवार जो है लगाने से, ठीक है, तो उसका वेट सेम रहता है, बस मैस उसका सेम रहना चाहिए। अब करना क्या है, ए पार्ट में कहता है इफ देयर वाज नो फोर्स ऑन अमेबा अदर देन द रिएक्शन फोर्स। अब ज़ाहिर कहता है इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रही, बस वही रिएक्शन की फोर्स है जो पानी उसने पीछे की तरफ जेट करके फेंकना है, तो उसी का रिएक्शन लग के उसने आगे को जाना है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रही। तो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द अमेबा। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद क्या है कि हमें ये देखना है कि किस एक्सेलरेशन से उसने मूव करना है। तो हम वैल्यूज लिखेंगे, मैस उसका दिया हुआ है, वेलोसिटी उसकी दी हुई है और उसका रेट दिया हुआ है। तो रेट में जाहिर है किलोग्राम पर सेकंड है ना, तो मैस ऊपर है, टाइम नीचे है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये m/t है। ठीक है ना, ये यूनिट से पता चल जाता है, मैस ऊपर और टाइम नीचे, तो m/t, ये m/t है। और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। ये m/t उसने क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो m अलहदा से है हमारे पास, तो m की वैल्यू यहाँ यूज करके हम t फाइंड कर सकते हैं, हमें टाइम का पता चल जाएगा, फिर हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर लेंगे। अब देखें, अगर आपको याद हो तो ये एक सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ते थे, F इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। और वहां पे भी नाइन्थ के अंदर भी हमने ये एक दफा एक सवाल के अंदर ये चेंज किया हुआ था कि हमें पता है ना एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, तो एक्सेलरेशन की जगह वो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वो फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ए की जगह v/t लगा लिया, टी को आप m के साथ ले जाएं, क्योंकि हमें जो चीज गिवन है वो मैस और टाइम की रेशियो है, ठीक है ना। तो वो m/t टी के पास ले जाएं, v को लैदा कर दें। अब m/t की जो वैल्यू हमने पीछे लिखी वो आप यहाँ लिख लें, और वेलोसिटी की वैल्यू भी है हमारे पास, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें फोर्स मिल जाएगी, ठीक है ना। फोर्स जो है, अगर फोर्स मिल गई है तो मैस तो है हमारे पास, तो फोर्स भी अगर हो जाती है मैस भी हो जाता है, तो आप एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो m को इधर ले जाएं, a इज इक्वल टू F/m, तो F/m, तो फोर्स अभी हमने ये कैलकुलेट की वो लिख ली, मैस उसने सवाल में दिया हुआ है, उसका मैस 1 × 10⁻⁻12, चूंकि ये 1 है तो इनका तो इफेक्ट कोई नहीं है, बस पावर्स को इकट्ठा करना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, -17 + 12, तो ये -5 बनती है। तो इस एक्सेलरेशन से उसने मूव करना है। और बी पार्ट में उसने बताया हुआ था कि वो पानी की जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, तो अभी हमने ऊपर फोर्स कैलकुलेट की है, ये देखें हमने ये फोर्स कैलकुलेट की है, तो ये है 1 × 10⁻⁻17, और आपको पता है कि फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए ये जो फोर्स हमें वो मांग रहा है हमसे सराउंडिंग वाटर की, जो उस पर रिएक्शन डालेगी वो यही होनी है, तो 1 × 10⁻⁻17। प्रॉब्लम 3.6 यहाँ पे क्या है जी, अब बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर, फायर क्रैकर पटाखे को कहते हैं, तो एक लड़का है उसके पास एक फायर क्रैकर है, पटाखा है, ऑफ नेग्लिजिबल मैस, मैस जाहिर है कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन यहाँ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, हम उसको अज्यूम नहीं कर रहे कि उसका मैस है, मैस नहीं है, ठीक है। इन एन एम्प्टी कैन, एक खाली डिब्बे के अंदर उसको वो रख रहा है, और उस डिब्बे का जो मैस है वो 40 ग्राम है। ही प्लग्ड द एंड, अब उस कैन के जो दोनों साइडों पे कहता है कि उसने एक वुडन ब्लॉक लगा कर ना उसको बंद कर दिया है, और वुडन ब्लॉक का जो मैस है वो है 200 ग्राम, ठीक है, बंद कर दिया उसको, एक लकड़ी का ब्लॉक उसके ऊपर लगा दिया है। आफ्टर इग्नाइटिंग द फायर क्रैकर, अब कहता है उस फायर क्रैकर को आग लगानी है, और आग लगा के उसने वहीं पे नहीं रखना, उसको ऊपर छोड़ देना है। अब ऊपर छोड़ना है ना, ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, इट एक्सप्लोड, ये फटता है, एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, जब जाहिर ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाते जाते जैसे कोई गेंद फेंकते हैं, तो ऊपर जाते जाते कहीं रुकता है ना, रुक के फिर नीचे आता है, तो जहां रुकता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो रुकने का मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी समझ ले कि वहां पे एक सेकंड के लिए या उसके थोड़ी देर के लिए वो रुक गया है, साकन हो गया है, स्टेशनरी हो गया है, ठीक है। तो वो ये पॉइंट ज़हन में रखना है। तो इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड अप, कहता है जब वो एक्सप्लोड करता है तो ब्लॉक की जो स्पीड है ना वो 3 मीटर पर सेकंड की है, तो फिर कहता है कि वो जो कैन है उसकी स्पीड क्या होगी, दो चीजें हैं ना, एक कैन है और एक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक की स्पीड कह रहा है 3 मीटर पर सेकंड होनी है, तो फिर वो जो कैन है उसकी स्पीड क्या बनती है, तो वो हम उसको कैलकुलेट करके देंगे। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ही बनना है, तो सबका मैस लिखते हैं, मैस ऑफ द कैन उसको आप m1 कह लें, 40 के ग्राम है, तो kg बनाना है तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे 0.04 आ जाएगा।
मैस ऑफ द वुडन बॉक्स वो 200 ग्राम है, उसको भी 1000 से डिवाइड करें 0.2 kg हो जाएगा। अब जाहिर है पहली वाली स्पीड्स तो ज़ीरो हो जानी है, अभी हम उसमें लिखेंगे आगे चल के, लेकिन जो बाद वाली स्पीड है वो हम लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ द वुडन ब्लॉक उसको v2 डैश कह लें, ठीक है, वो 3 मीटर है, और v1 यानी कैन का जो वेलोसिटी है, डैश इसीलिए लगाया कि वो फाइनल वाली है ना, पहले वाली तो ज़ीरो हो जानी है, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लिखते हैं m1 v1 m2 v2। अब ये देखना ये इनिशियल वाला है, तो इसलिए इनके साथ कोई डैश डूश नहीं लगाया, डैश अगले वालों के साथ लगाया, ये फाइनल वाली है अगली वाली। और ये सारा पार्ट जीरो है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब टॉप पे उसने पहुंचना है तो वहां रुक के फटना है उसने, तो रुकने का मतलब ये है कि वहां पे ना वेलोसिटी है उसकी, तो वेलोसिटीज जब जीरो है तो फिर वो सारा मोमेंटम जीरो हो जाएगा उनका। तो इनिशियल हमने वो जीरो रखना है और साथ ही ये आ जाएगा। अब यहाँ इसको वैसे ही हल करेंगे जैसे पीछे, क्योंकि v1 के लिए हल करना है, तो आप ये इसको उठा के लेट्स सपोज उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और v1 और m1 इधर, और m1 को लेके जाएंगे तो m1 उसके ओवर में आ जाना है, तो m1 उसके ओवर में आ जाएगा। तो ये हमारा ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को हम सीधा लिखते हैं, m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, और फिर हम अपना आंसर जो है वो निकाल लेंगे। तो जाहिर है कि ये वैल्यूज तो बहुत छोटी छोटी हैं, वैल्यूज लगाएंगे, मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें, 15 आ जाना है। तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कैन की 15 मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ भी जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शंस है, एक दूसरी सिमत में जा रहा है, दूसरा दूसरी सिमत में जा रहा है, तो ये इसका आंसर बनता है। 3.7 है, यहाँ पे क्या है जी, एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मैस हमने याद किया होता है 9.1 10 की पावर -31 kg, ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ दिस वन, ये उसकी स्पीड है, ओके, अंडर गोज अ हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल सीधी जाकर टक्कर मारता है एक हाइड्रोजन एटम को, और हाइड्रोजन एटम का जो मैस है वो भी सामने लिखा हुआ है। विच इज इनिशियली एट रेस्ट, हाइड्रोजन एटम रुका हुआ था। अब ये जो कोलिजन है ना, ये देखो आगे उसने बताया भी है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक यही होता है कि जब एक बॉडी जब दूसरी बॉडी से टकराती है ना, तो बिल्कुल हेड ऑन होती है, हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल सीधी। ये बिलियर्ड का कभी आपने देखा हो, कई दफ़ा लड़के शॉट मारते हैं बिलियर्ड की, तो वो जो गोटी होती है, गोल गेंद होता है वाइट वाला, जब लगता है जाके अगले रेड वाले को, तो वो वहीं का वहीं रुक जाता है, वाइट वाला एग्जैक्टली वहीं रुक जाता है। इसी को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक, कि अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है वो अगले में ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे भी हमने यही बात समझनी है कि सारी एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, खुद उसने रुक जाना है, ठीक है। तो कहता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा एंड अ मोशन टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और ज़ाहिर है सीधी लाइन में उसने मूव करना है। अगेन बिलियर्ड की एग्जांपल माइंड में रखें। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम रुका हुआ था ना, लेकिन अब सारी मोमेंटम जो है वो उसके अंदर ट्रांसफर हो गया, तो डेफिनेटली फिर अब उसने मूव करना है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब डाटा अपना लिख लेते हैं, m1 इलेक्ट्रॉन का मैस, v1 उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी साथ लिख दें, हाइड्रोजन का मैस ज़ाहिर दिया हुआ है, हाइड्रोजन की वेलोसिटी पहले नहीं है, वो जीरो है, ठीक है, लेकिन आफ्टर कोलिजन v2 जीरो है ना, लेकिन v2 डैश मालूम करना है, कोलिजन के बाद वो डैश हो गई ना फाइनल वाली वेलोसिटी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर दोबारा से लिखेंगे। अब यहाँ से जो है ना, ये इसका फार्मूला है, ये आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है, ये फार्मूला आपने यूज करना है, 2m1v1 ओवर m1 प्लस v2, ठीक है, ये फार्मूला आपकी बुक्स में मौजूद है, ये याद करना होता है हमने। तो 2m1 मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिखें, v1 इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखें, नीचे दोनों का मैस, इलेक्ट्रॉन का भी और हाइड्रोजन एटम का भी, वो मैस लिख देना है। अब इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल सीधा सीधा काम होता है कि जो 10 की पावर के बगैर वाली चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लें, 2 को 9.1 को 2 को मल्टीप्लाई कर लें, इधर से नीचे 9.1 को, अच्छा सॉरी नीचे वो तो ऐड हो रही है ना, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो ऊपर तो कर देना, और ऊपर जो है 10 की पावर -31 में से 7 निकाल दें, तो वो साथ ये लिख दें। नीचे से फिर वही कॉमन, क्योंकि प्लस कर रहे हैं ना तो फिर कुछ कॉमन ले लें, 10 की पावर -27 कॉमन हो जाता है, वो निकाल दें, यहाँ -4 रह जाएगी, साथ 9.1 है, और ये तो चली गई है तो 1.67। अब ये जो -4 पावर है, तो आपको पता है कि -4 का मतलब कि अशारिये को, पॉइंट को 4 डिजिट पीछे लेके जाते हैं, तो एक डिजिट 9 है, 3 जीरोज लगा लें, वो लिख लिया साथ। ये असल में ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें इनको ऐड करवाना है, तो प्लस करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये शक्ल बना के प्लस करवाया, वो ये आ गया, और ये नेगेटिव पावर जो है ऊपर ले जाएं उसको भी साथ, ठीक है, वो पावर्स ऊपर इकट्ठी होती चली जाएंगी, फिर इसको आप डिवाइड कर लें,
तो अल्टीमेटली अब यहाँ पहुँच जाएंगे। 3.8 करते हैं। अ ट्रक वेइंग 2500 kg, एक ट्रक का वजन है जी 2500 किलोग्राम, एंड इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस वन, अगेन मोमेंटम वाला चक्कर है कि जी ये वजन भी दे दिया उसका मैस और साथ जो है उसकी वेलोसिटी भी दे दी। कोलाइड्स विद द स्टेशनरी कार, अब ये फिर तकरीबन पिछला सवाल ही है कि कार रुकी हुई है उसके साथ जाकर उसने टक्कर मार दी है और कार का वजन भी मौजूद है, पीछे वो हाइड्रोजन एटम का वजन भी मौजूद था। असल में मैं वजन कह देता हूँ, बेसिकली मास है ये। ओके, द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर, अब उसके बाद वो दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। ट्रक की टोटल नहीं खत्म हो गई, ठीक है, ट्रक ने कुछ कन्वर्जन किया आगे कार के अंदर, लेकिन खुद भी मूव कर रहा है। आफ्टर द इम्पैक्ट कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी, तो दोनों की जो इकट्ठी वेलोसिटी है वो क्या बनती है। तो ये हम लिखते हैं मैस ऑफ द ट्रक m1 इतना है, v1 ये है उसका वेलोसिटी, ये ट्रक की बात हो रही है दोनों। इसी तरह कार की भी दोनों, क्योंकि ज़ाहिर है कार तो रुकी हुई थी ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 है और m2 जो है लिखी हुई है। अब जाहिर है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखना है और यहाँ पे v1 v2 दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो साथ साथ चलने का मतलब यही है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। पहले देखो ना, ट्रक की वेलोसिटी है और कार रुकी हुई है, जब टक्कर मार देनी है तो ट्रक ने उसको घसीटते हुए लेके जाना है। तो जब घसीटते हुए लेके जाना है तो जो वेलोसिटी होगी ट्रक की वही वे उसकी कार की हो जाएगी। लेकिन जाहिर है पहली वाली वेलोसिटी से तो कम हो जाना है ना, 1000 किलोग्राम की कार है जिसको उसने साथ लेके चलना है। तो बहरहाल ये जो v1 v2 डैश है वो दोनों बराबर है, और चूंकि दोनों बराबर हैं तो उनकी जगह v यूज कर लें। तो ये जो डैशेस हैं उनकी जगह खाली v लगा लेंगे और इसी v को हमने कैलकुलेट करना है। तो v कॉमन आ जाएगा, तो पीछे रह गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 उधर ले जाए, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है। अब यहाँ वैल्यूज अब लगाएं, m1 v1 की वैल्यू लगाएं, m2 v2 जो ऊपर लिखा है, m1 प्लस m2 नीचे लगाएं। अब ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके नीचे ये प्लस होके, और जस्ट आपने इनको डिवाइड करना है। तो 15 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम 3.9, यहाँ पे क्या कह रहा है जी, 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 2 kg एंड 0.5 kg, दो ब्लॉक है, एक 2 किलो का है एक आधे किलो का है 0.5, आर अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। यहाँ पे भी पीछे एक सवाल किया था स्प्रिंग वाला, और स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया हुआ है, क्योंकि जाहिर है जब उसको प्रेस किया होता है तो उसमें एनर्जी होती है, और ये वो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली। तो कहता है उनके दोनों सिरों पे हमने इनको जो है वो लगा दिया है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 10 जॉल्स, अब 10 जॉल्स की एनर्जी उसमें स्टोर हुई है। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स की क्या वेलोसिटीज होंगी इफ द स्प्रिंग डिलीवरिंग इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज्ड। अब डेफिनेटली जब उसको हम स्प्रिंग को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो एनर्जी जो है वो उनके अंदर ट्रांसफर हो जानी है और इन्होंने मूव करना है। ये ऑलमोस्ट उसी तरह का सवाल है पीछे वाला, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। तो हमने क्या करना है जी, m1 लिखना है, m2 लिखना है, दोनों मैसेज हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी है, और रिलीज होने के बाद की वेलोसिटीज हमने कैलकुलेट करनी है, इसलिए उनके ऊपर देखें मैंने डैश लगाए हैं। पिछले सारे सवालों में हम डैश लगा रहे हैं जब भी बाद वाली वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें दोनों लॉज हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी आपको पता है हमेशा कंजर्व रहती है, अपनी शक्ल चेंज करती है, एक एनर्जी से दूसरी में जाती है। और आपको पता है जो मोस्टली एनर्जी है काइनेटिक पोटेंशियल में जा रही होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो ये हम देखें लिख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सारी की सारी काइनेटिक के बराबर है, और जाहिर है दो बॉडीज है ना, m1 और m2, तो दोनों की जो वो क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जीज हैं दोनों को प्लस करें तो वो उसी के बराबर होगी। क्योंकि देखें ना, जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, दबा हुआ है, तो फिर सारी की सारी एनर्जी ये है, लेकिन जब हमने छोड़ना है तो कुछ एनर्जी m1 में चली जानी है, कुछ एनर्जी m2 में चली जानी है, तो इसलिए ये सारा आपस में बराबर होना चाहिए, कंजर्वेशन तभी तो होगी। बहरहाल ये लिखेंगे इसको। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, 1/2 कॉमन आ सकता है, m1 m2 की वैल्यूज हम लगा लेते हैं, ये 2 चूंकि ओवर में है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये 20 हो जाएगा, और ये जो 2v1 और 0.5v2 है वो रह जाएगा, इनके ऊपर स्केयर्स भी हैं। अब यहाँ पे ज़ाहिर है v1 v2 दोनों हैं तो कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, तो कोई और एक इक्वेशन हमें लानी पड़ेगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब सेकंड इक्वेशन लाने के लिए जो पिछले सवालों में हम करते आ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका हम सहारा जो है वो ले लेंगे, वही m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू ब्ला ब्ला। अब जाहिर है पहले हमने उसको रोक के रखा हुआ है ना,
छोड़ा नहीं, रिलीज नहीं किया, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। फाइनल में उसी तरह m1 की वैल्यू लगाएं, m2 की लगाएं, v1 v2 डैश जो है उसका तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ ये होगा कि किसी एक को आप उधर ले जा सकते हैं, इसको उठा के हम इधर ले आए हैं, माइनस में हो गया, इधर पॉजिटिव था, 0.5 अगर आता है तो वो डिवाइड करेगा, तो v2 डैश की वैल्यू हमें ये मिल गई, 0.5 से डिवाइड करेंगे ना 4 आ जाती है, तो v2 डैश जो है वो इसके बराबर है। तो जो पहली इक्वेशन है वहां पे जो v2 है उसकी जगह आप -4v1 जो है वो पुट करा दें, ये देखें, ये v2 की जगह पे -4v1 पुट करा दिया। अब इसको हल करवा लेते हैं, इसका स्केयर लें, 4 का 16 माइनस खत्म हो जाता है स्केयर की वजह से, वी आई का स्केयर है 16 से इसको मल्टीप्लाई करें 8 हो गया। अब चूंकि ये दोनों सेम है, वी वन स्केयर है तो 2 और 8 मिलकर 10 हो गए, 10 से इधर जाके डिवाइड कराएं, और चूंकि स्केयर है स्केयर रूट लें, अंडर रूट लें, तो वो जाहिर है ये कट जाएगा, और जब स्केयर रूट लेते हैं तो 1.41 आ जाएगा। तो जब v1 एक मैस की वेलोसिटी आ गई है तो दूसरे वाले की भी कर सकते हैं, वो हमने रिलेशन बनाया ना, v2 इज इक्वल टू दिस वन, तो v1 की जगह वैल्यू लगा के तो हम v2 की वैल्यू आंसर जो है वो ले सकते हैं। और अगेन माइनस साइन को इग्नोर किया करें, क्योंकि ये ऑलरेडी यही बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। 3.10 अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक फुटबॉल है ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 का एंगल के साथ किक मार रहे हैं, ठीक है, किक मारते हैं तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट एंगल से जाता है ना, कभी वो ज़मीन के साथ साथ जाता है, कभी ज़्यादा ऊंचाई पे चला जाता है, तो एंगल हमने 30 रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा, ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ, ज़मीन के साथ। टू थ्रो अ 40 मीटर पास, अब ज़ाहिर है किक मार के पास देना है अगले बंदे को, और वो बंदा हमसे 40 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ है दूसरा खिलाड़ी, तो व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड, तो कितनी स्पीड हम शुरू से उसको दें तो वो सीधा उस बंदे के पास पहुंच जाए, वापस ज़मीन के साथ वो आके लग जाए, तो फिर वो हमने कैलकुलेट करना है। तो एंगल हमें उसने बता दिया 30 डिग्री, ठीक है, आर जो है या एस जो है जितना फासला है ज़मीन का हॉरिजेंटल, ये आर असल में इसलिए कि आपके फार्मूले में उसको आर से वो यूज़ करता है, तो आर इज इक्वल टू 40 मीटर लगाएंगे, और चूंकि वही बात है ग्रेविटी के साथ ये इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना, तो जी की वैल्यू 9.8 आनी चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखें रेंज का फार्मूला है बेसिकली, ये रेंज का फार्मूला आपके वो नोट्स में होगा कि आपने एक जगह से दूसरी जगह तक कहाँ, ये बैलिस्टिक वाला सवाल है बेसिकली ना, कि आप उसको एक खास एंगल से फेंकते हैं तो कितनी रेंज बनती है, तो रेंज का ये फार्मूला है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी है, साइन ऑफ द एंगल है और जी है। तो चूंकि वी आई चाहिए तो ये दोनों उठा के उधर ले जाएं, जी बटे में आर के साथ ज़रब में हो जाएगा, और साइन 2 थीटा बटे में चला जाएगा। अब ये फार्मूला है, जस्ट वैल्यूज लगानी है, आर की वैल्यू लगाएं, जी की 9.8 और एंगल 30 था, तो 30 से 2 मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा, साइन 60 कैलकुलेट करें वो ये आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करें ये आ गया, दोनों को डिवाइड करें दिस वन, और चूंकि ये वी आई का स्केयर था तो स्केयर रूट आप लें तो 21.27 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी, कि इस वेलोसिटी से हमें किक जो है वो लगानी चाहिए। 3.11 करते हैं, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली, एक गेंद को हम फेंक रहे हैं लेकिन हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं, हॉरिजेंटली मतलब कि जमीन के साथ साथ, लेकिन जाहिर है वो फेंका नहीं जा सकता, डेफिनेटली जमीन नीचे होगी, तो हम किसी टावर के ऊपर या किसी छत पे, ठीक है, वो खड़े होंगे, किसी हाइट पे खड़े होंगे, आगे वो बताएगा एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये हाइट जो है वो 10 मीटर की है, तो वहां से हमने जमीन के साथ साथ जो है जमीन के एंगल पे हमने उसको आगे की तरफ फेंक रहे हैं, और उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड वो दी हुई है। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड, कितनी दूर जाके उसने ऐसे जमीन को जो है वो हिट करना है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमेशा सीधा तो नहीं जा सकता ना, जमीन खींचती है अपनी तरफ, तो उसने कहीं ना कहीं जाके जमीन को टच करना है, तो इधर से लेके और यहाँ तक का ये जो फासला है, ये रेंज, अगेन रेंज ही है ये, तो ये हमें कैलकुलेट करके देनी है। तो हम लिखते हैं वी आई वो 21 है, एक्स हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाई है, वाई वर्टिकल के हम नहीं लगा रहे, तो वर्टिकल पॉइंट उसका जीरो होगा वेलोसिटी का। देखे ना, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक एक्स और एक वाई कंपोनेंट, अभी सिर्फ एक्स कंपोनेंट है क्योंकि हॉरिजेंटल है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा उसका, और वाई मतलब कि वर्टिकल हाइट जो है वो 10 है, वो हम लिख लेते हैं। रेंज हमें कैलकुलेट करनी है, एक्स मतलब कि वो ज़मीन के साथ साथ वाला फासला, और फिर वेलोसिटी भी मालूम करनी है कि किस वेलोसिटी से उसने जाके ज़मीन से टकराना है, फाइनल वेलोसिटी कह लें उसको। अब ज़ाहिर फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करना हो तो बड़ा बेसिक सा फार्मूला होता है, वेलोसिटी को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9th क्लास का फार्मूला है,
जिस वेलोसिटी से आप जा रहे हैं, जितने टाइम तक जा रहे हैं, दोनों को ज़रब दें, पता चल जाता है। तो वेलोसिटी हमारे पास 21 थी, टाइम का पता कोई नहीं है, तो अब फिर ज़ाहिर है फिर टाइम का पता चलाना पड़ेगा पहले। तो टाइम का पता चलाने के लिए ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। S इज इक्वल टू वी आई टी। अब S डेफिनेटली कि कितनी हाइट पे है, हम H वो सॉरी जो Y है, ठीक है, वो आ जाएगा। V अब चूंकि Y यूज़ कर रहे हैं तो फिर वेलोसिटी भी Y वाली यूज़ करनी है, ठीक है ना, Y कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो y कंपोनेंट वो 10 है, ये वी आई का y कंपोनेंट जो वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ तो है ही नहीं है, और 1/2 जी टी स्क्वायर वो आप लगाए। ये पार्ट खत्म हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है या 2 को उधर ले जाए, 10 से मल्टीप्लाई कर दें 20 बन जाएगा। 9.8 है, 9.8 से डिवाइड करें तो 2.04, लेकिन ये t का स्क्वायर है, तो आपको जब स्क्वायर रूट लेना है तो 1.42 जो है ये बन जाएगा टाइम, ठीक है। तो हम हमें टाइम का पता चल गया कि उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितनी है, 1.42 सेकेंड तक उसने हवा में रहना है। अब हम अपने उसी दोबारा पहले वाले फार्मूले पे आ जाते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी 21 थी, टाइम 1.42 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 29.8, यानी ऑलमोस्ट 30 मीटर्स, 30 मीटर तक जो है वो जाके दूर आगे जाके ज़मीन को टकराएगा। अब वेलोसिटी लेनी है कि ज़मीन के साथ जब टकरा रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है। तो वेलोसिटी का अब हमारे पास ये फार्मूला है, प्रोजेक्टाइल जब मोशन होती है तो उसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है आपके पास, पीछे आपने पढ़ा होगा, वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर। फाइनल वेलोसिटी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी, उनके स्केयर्स लेके प्लस करके उसका अंडर रूट। अब ये दोनों वेलोसिटीज का हमें पता चलाना पड़ेगा। अब ये जो वी एफ एक्स है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो वो जो वी एफ एक्स है वो भी 21 ही होगा जो वी आई एक्स है। अब वी एफ वाई जो है, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो हमें देखना है जब उसने टकराना है ज़मीन के साथ। तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी स्क्र। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है ना पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो आप लगा लें, ठीक है। तो वो आप जीरो लगा रहे हैं, ठीक है। वाई कंपोनेंट साथ यूज हो रहा है। वी आई वी एफ तो आ सकता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, लेकिन वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट की तो ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है। तो वाई कंपोनेंट ये इनिशियल, अगेन वाई कंपोनेंट तो जीरो थी क्योंकि वाई की तरफ तो फेंकी नहीं हमने, तो आगे की तरफ फेंकी है बॉल चीज़। तो जी और टी की वैल्यू लगाएं, मल्टीप्लाई करें, तो ये फाइनल वेलोसिटी नीचे वाली जब आके ज़मीन से टकराना है तो इस टाइम वाई कंपोनेंट उसका ये है, एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है फाइनल वेलोसिटी का। अब उनको आप फार्मूले में पुट करें, उनके स्केयर्स लें, प्लस करें, स्केयर रूट लें, तो 25.1 के 25.1 की वेलोसिटी से उसने ज़मीन से टकराना है। 3.12 यहाँ पे क्या है जी, अ बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब। अब जाहिर है ये जो जहाज़ होते हैं, जंगी जहाज़ लड़ने के लिए, तो आसमान से ही जाके उन्होंने फेंकना होता है ना बम, तो आसमान पे जा रहा है, डेफिनेटली उसने रुकना नहीं है, रुक के नहीं फेंकना होता, तो अपनी उसकी एक स्पीड होती है, तो अपनी स्पीड से वो जा रहा होता है और अपनी स्पीड से जाते जाते उसने बम छोड़ना होता है। तो उसको फिर अपने प्रोजेक्टाइल का पता होता है कि मेरा टारगेट कहाँ पे है और कितनी देर पहले मैंने उसको छोड़ना होता है। सो बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर, तो ज़मीन से वो 490 मीटर की हाइट पे था, ये वाई हो जाएगा कंपोनेंट उसका। व्हेन इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजेंटल वाज दिस वन, अपनी इस वेलोसिटी से वो जा रहा है, और ज़ाहिर ये हॉरिजेंटल है क्योंकि उसी सीध में उसने आगे को जाना होता है ना, तो ये ज़मीन के साथ साथ जो उसकी वेलोसिटी है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो 300 किलोमीटर पर आवर है। तो ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस, कितने फासले पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वर्टिकली बिलो द बॉम्बर, यानी जिस जगह से वो छोड़ रहा है उससे कितना आगे ज़मीन के ऊपर जाके उसने गिरना है, एंड वगैरह वगैरह, ये हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं असल काम। तो ज़मीन से हाइट उसकी 490 है, वाई कंपोनेंट है क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे की तरफ जाएगा ना, ठीक है, इतना ऊंचा होगा ज़मीन से 490, और वी आई एक्स डेफिनेटली मैंने कहा ये एक्स कंपोनेंट है, वो 300 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, मीटर पर सेकंड में हमने रखना है इसको। तो किलो का 1000 लगा लें, घंटे का आपको पता है 3600 नीचे लगाते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये 12 सारा कट कटा के 83.3 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें बेसिकली एक्स चाहिए, वही बात कि जहाँ से उसने छोड़ा है और जहाँ उसने ऐसे जाकर टकराना है, तो इधर से लेके यहाँ तक वो कितना फासला बनता है। ये पिछले सवाल में भी हमने यही एक्सप्लेन किया था। तो वही फार्मूला एक्स इज इक्वल टू वी आई इंटू टी
वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करें। अब अगेन वही सवाल है कि इसमें टाइम नहीं है हमारे पास, तो टाइम के लिए तो वही हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लगानी है, एस इज इक्वल टू वी आई टी। और डेफिनेटली वाई कंपोनेंट हमने लेना गया ना, तो वो 490 जो उसका फासला है ज़मीन से ऊंचाई की तरफ, तो जो वेलोसिटी होगी वो फिर वाई कंपोनेंट होगा, और वाई कंपोनेंट जीरो है तो यहाँ जीरो लग जाएगा, बाकी वैल्यूज उसी तरह हम लगाएंगे। तो ये देखें 490 हाइट उसकी, जीरो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, और बाकी सारी चीज़ें। तो ये पार्ट फिर खत्म हो जाना है, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। 2 से इसको डिवाइड कर लें, 4.9 से उसको जाके डिवाइड कराएं तो 100 आ जाएगा। और चूंकि ये टी का स्क्वायर है तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 10 सेकंड मिल जाएंगे आपको, कि 10 सेकंड के बाद उसने ज़मीन पे जाके टकराना है। अब आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 833 मीटर इतना, यानी जहाँ से उसने छोड़ा और जहाँ वो टकराया, ठीक है, छोड़ने का जगह वर्टिकली नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसका डिस्टेंस 833 किलोमीटर बनता है। और ये जहाज़ में वो पैनल शैनल बने होते हैं जो उसको बता रहे होते हैं कि इतने फासला रह गया एंड सो ऑन, जाहिर है वो सारा उन्होंने कैलकुलेट किया होता है। हाउ लॉन्ग वाज इट इन द एयर, तो वो जो बम था वो हवा में कितनी देर रहा, तो वो टाइम अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 10 सेकंड, वही 10 सेकंड हमने उसको लिख देना है। 3.13 यहाँ पे क्या है जी, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से किसी चीज़ को फेंकना है, तो डेफिनेटली थीटा हमें कैलकुलेट करना है। और ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी जितनी हाइट तक उसने जाना है, ऐसे प्रोजेक्टाइल जाएगा ना तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो कहता है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है और जो हॉरिजेंटल रेंज है ये बराबर हो, यानी ये भी उतनी हो और ये भी उतनी हो। अब ये तो मैंने वैसे बना दिया, अब ज़ाहिर है कुछ ऐसे करके जाएगा क्योंकि ये हाइट पे उतनी होनी चाहिए ना जितनी ये रेंज है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो इजी काम है, मैक्सिमम हाइट एच कह लें, रेंज जो है उसको आर कह लें, और डेफिनेटली दोनों को हमें बराबर रखना है। अब ये फार्मूले हैं आपके पास, रेंज का फार्मूला पीछे हमने यूज़ किया है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा, और हाइट का फार्मूला भी है, तो हाइट के फार्मूले में भी वी आई स्केयर है लेकिन साइन स्केयर थीटा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, वो साइन 2 थीटा है, यहाँ साइन स्केयर थीटा है, ओवर 2g है, यहाँ पे हाली जी है, यहाँ पे 2g है, तो दोनों को आपने इक्वल रखना है। इक्वल रख लिया, g से आपने g कटवा देना है, उसके बाद vi से vi कटवा देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर रह गया, इधर आपके पास साइन 2 थीटा रह गया, और इसके ओवर में 2 रह गया। इस 2 को ज़रा ले जाए उस साइड पे, तो ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। देखें ये चूंकि साइन 2 थीटा था ना, तो इसका फार्मूला फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो ये फार्मूला हम ये लगाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और वो इसलिए लगाएंगे ना कि साइन के एंगल एक जैसे हो जाए। तो बहरहाल तो ये एक साइन कट जाएगा क्योंकि इधर साइन स्क्वायर है, तो साइन थीटा ओवर 2 है, ये 2 ले जाए उधर, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, साथ ये कॉज है, इधर सिर्फ साइन है, कॉज को लेके आए इधर तो इसके ओवर में आ जाएगा 4 उधर, साइन ओवर कॉज आपको पता है टैन होता है, और एंगल चूंकि हमें चाहिए तो टैन को उठा के उधर ले जाएं, टैन इनवर्स, तो tan इनवर्स 4 जब आप कैलकुलेटर में करेंगे 75.9, ऑलमोस्ट 76 डिग्रीज, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। 3.14 पे आ जाते हैं, प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट, कहता है ये जो हम जिस एंगल से किसी चीज को फेंकते हैं तो उसका एंगल 45 से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो रेंज उसकी सेम रहती है, लेकिन होना ये चाहिए कि अगर आपने 45 से 5 डिग्री ज़्यादा किया है तो फिर 45 से 5 डिग्री कम करें, यानी कम करें तो 40, ज़्यादा करें तो 50, यानी चाहे आप 50 के एंगल से फेंकें चाहे 40 के एंगल पे फेंकें उसकी रेंज एक जैसी आएगी, एक जैसी दूरी पे वो जाएगा, इक्वल अमाउंट। ठीक है, अब ये देखें हम इसको करते हैं, तो हमने एग्जाम्पल लिया 30 का एंगल और 60 का एंगल, ठीक है ना, क्योंकि 30 का एंगल जो है 45 में से 15 निकालें तो आता है, और 45 में 15 ऐड करें तो 60, तो ये देखें मैंने साथ लिखा भी हुआ है। तो ये दोनों एंगल ले लेते हैं, तो इन दोनों एंगलों पे रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू जो उसका फार्मूला है, तो एक दफ़ा आप थीटा की जगह पे हम 30 यूज़ कर लेते हैं और एक दफ़ा 60। तो पहले देखें 30 लगा रहे हैं, 2 से ज़रब होगा 60, साइन 60 0.8 होता है, बस यहाँ पे छोड़ दें। अब आप 60 वाला एंगल लगाएं, तो जब 60 एंगल लगाएंगे तो 2 इंटू 60 120 डिग्री। अब कैलकुलेटर में साइन 120 करें फिर वही आता है, तो फिर वही आने का मतलब ये है कि ये वाली रेंज और ये वाली रेंज बराबर है, दोनों आर्स बराबर आ रहे हैं, तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये आंसर
और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 3.15, SLBM। ये SLBM क्या है? सबमरीन है, आप दोस्त जिसे कहते हैं, वो पानी के अंदर नीचे नीचे जो जाती है। लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, वहां से एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, बड़ी बड़ी दूर जाता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चला जाता है। तो वहां से कहता है ये मिसाइल फायर किया है और उसने कितनी दूर जाना है? 3000 किलोमीटर तक जाना है। ठीक है, अमेरिका में मार रहे हैं हम। इफ द अर्थ वर फ्लैट, अब चूंकि ये बहुत ज्यादा फासला है ना, तो आपको पता है जमीन तो गोल होती है, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अब अगेन अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कह रहा है कि अब यहां से फेंक रहे हैं और यहां जाना है, तो समझ लें कि जो बीच वाला फासला है ना, बिल्कुल सीधा है, वो कर्व नहीं है। ठीक है, तो फ्लैट समझना है, क्योंकि उस तरह फिर सवाल करने में आसानी होगी। तो अर्थ फ्लैट है और उसको 45 डिग्री के एंगल पे हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम दूरी तक जाए। ठीक है, तो हॉरिजेंटली हमने किया। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम उसको कितना लगा है अपने टारगेट को हिट करने का, और किस वेलोसिटी से जो है उसको हमने फायर किया है, इनिशियल वेलोसिटी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो एक्स या आर जो है रेंज वो हमें पता है 3000 है। 3000, अब चूंकि एक तो ये 3 जीरोज हैं, उसकी 10 की पावर 3 बनेगा, 1 किलो की 10 की पावर 3 बननी है, वो 6 पावर बन जाएगी, इतने मीटर्स। एंगल जो है वो 45 डिग्री है, टाइम का नहीं पता और इनिशियल वेलोसिटी का नहीं पता। अब आपको पता है कि रेंज का जो फार्मूला है वो आप लिखें, वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर 2, और यहाँ से वी आई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आप अकेला करें, जी को उधर ले जाएं जैसे पहले किया था, आर के साथ जी मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में, तो ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज एक्स की, जी की और एंगल की ये हमने लगा देनी है। एंगल हमारा 45 है, वो सारा कुछ उसने बताया हुआ है, तो ये हमने लिख लिया। साइन 2 इंटू 45 ज़ाहिर है 90 डिग्री 1 होता है, वो हम वहीं पे छोड़ देंगे। ऊपर 3 के साथ इसको ज़रब दिला लें और साथ ये 10 की पावर 6 है वो लिख लें। अब ये हमारी वी आई स्केयर है, तो स्केयर रूट हमें कैलकुलेटर में करना है, चाहे तो ऐसे लिख के कर लें या इसका अलहदा कर लें, और 10 की पावर 6 वो कम हो के 3 हो जाएगी, 2 पे डिवाइड हो जाती है, तो कैलकुलेटर से कर लें वो आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गई जी, इस वेलोसिटी से हमने उसको फेंकना है। ठीक है, इसको किलोमीटर्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 3 है ना, तो किलो भी कह सकते हैं। और टाइम के लिए फिर उसका भी फार्मूला है 2 VI साइन थीटा ओवर जी। तो आप लगाएं वी आई जो आपने अभी कैलकुलेट की है वो लिखें, साइन ऑफ द 45 क्योंकि इसी एंगल से फेंक रहे हैं, जी 9.8 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और साइन 45 का जो आएगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई, अभी 9.8 पे डिवाइड, तो ये 782 सेकेंड बनते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13 मिनट बनते हैं अगर आप इसको 60 पे डिवाइड कराएं तो ये है जी काम आपका सारा। नेक्स्ट इंशाल्लाह 4th चैप्टर के करते हैं न्यूमेरिकल। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।